अरे राम राम। अरे राम राम तो कर लो। सब ठीक हो? पढ़ने का मन है? पढ़ने का मन है? चलो ठीक है, करे पढ़ाई शुरू। तो रोज रोज क्यों नहीं आती? सप्ताह में एक दिन या दो दिन आने का कौन सा सिस्टम है? ठीक है। वो काम 3 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है डेली? कभी 3:30 बजे? ठीक है। और भी कई लोग थे। हाँ जी। हाँ नहीं, कईयों के क्या इस टाइम काम स्टार्ट हो जाते हैं। आज आपके काम था ही नहीं क्या? आज अचानक कैसे याद आया कि हमें ऑफलाइन ही पढ़ना है, ऑनलाइन नहीं पढ़ना आज? ए फोन और बाद में कर ली। हाँ बोल दिया तो फोन करते हैं। तो अच्छा जेठालाल। जेठिया। ठीक है। आज क्या भूल गई? अरे सुनो, कल हमने टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन किए थे ना? टाइप नंबर 1 हो गया ना कल? कितने क्वेश्चन हुए थे? 5 हो गए थे। 4 टाइप में से एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, प्रैक्टिस में कोई कमी रखनी नहीं है। जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सको उतने करने हैं। तुम लोग डेली क्लास लेते हो क्या ऑनलाइन? ठीक है। और ये जो क्वेश्चन थे उनसे हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। थोड़े से लेवल जरूर बढ़ेगा। ये थोड़े से हाई लेवल, पहले मैं बता दूं, एक पर्सन में बताऊंगा पर करने तुम्हें ही है। मैं तो वैसे ही एक एक पर्सन बताऊंगा, फिर तुम्हें करने हैं। तुम्हें जो नहीं आएंगे वो फिर सब मैं बताऊंगा। इसलिए एक बार नोटबुक बंद। अच्छा तू भी क्लास में आ गई आज? अच्छा रोज ही आती है क्या? हाँ फिर ठीक है। इस पे कौन सा कलर चलेगा रे? ठीक है। ये बोलता है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में दो तो क्या है? युगल जानते हो क्या? जोड़ा। जोड़े में कितने लोग होते हैं? तो 4 लोग तो जोड़े वाले हो गए। दोनों युगल के दो दो बच्चे हैं, तो 4 बच्चे हो गए। और परिवार में लोग भी कितने? बी और डी भाई हैं और उन दोनों के दो दो बच्चे हैं। ई एक की चाची है, ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है। एच किस प्रकार एफ से संबंधित है? ये जो वीडियो एग्जाम हुआ था ना 2021 में, उसकी पहली पारी का पेपर है। अगला प्रश्न सेम ऐसा ही है, वो दूसरी पारी का पेपर है। वहां जाओगे तो एबीसी आ जाएगा, और यहां आओगे तो थोड़ा सा नाम, कुछ नाम वगैरह कुछ अलग है और लगभग वही क्वेश्चन है। अब सुनो, देखो तुम्हें करना क्या है। इसने बोला कि बी और डी दोनों कैसे हैं। इस बी और डी का नाम पढ़ रहे हो ना, तो ये समझ लेना कि अगली लाइन में या तो बी आना चाहिए या डी आना चाहिए। तब तो इस लाइन को बेस बना करके यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि बी और डी का आगे कहीं लिंक बनेगा ही नहीं, तो फिर ये लाइन नहीं हो सकती, वो बाद में पढ़ेंगे। तो बोला कि बी और डी दोनों भाई हैं,
तो हमने ये कहा कि ये तो हो गया बी और ये कौन हो गया, और दोनों आपस में कैसे हैं, और उन दोनों के कितने कितने बच्चे हैं, मतलब युगल यही है। युगल का मतलब इसकी भी एक पत्नी होगी और इसकी भी एक पत्नी होगी। अब इसने बोला कि जो ई है वो किसकी चाची है। अब सुनना, अगर मैं ए यहां बनाता हूं तो मुझे ई यहां बनाना पड़ेगा, तभी तो ई है वो ए की चाची होगी ना। और अगर मैं यहां पर ई बना देता हूं तो ए फिर सॉरी ई है वो ए की चाची, ए यहां बनाता हूं तो ई यहां बनाना पड़ेगा। पर अभी तक इसका हमें कोई लिंक मिला नहीं है। अगर नहीं मिला है तो हम आगे बढ़ेंगे। एफ जो है वो किसकी पत्नी है। मैंने कहा था वो लाइन पढ़ना जिसमें या तो एफ का या तो बी का नाम आए या डी का नाम आए। यहां पता लगा कि जो एफ है वो किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। तो ये बी है और बी की पत्नी कौन है। अब वही लाइन पढ़ना जिसमें एफ बी डी इनमें से किसी का भी नाम आ जाए। तो यहां पर नाम अगर देखेंगे तो ए सी का चचेरा भाई है, इसको छोड़ो। ई ए की चाची है, एच जी का, हाँ कौन सी लाइन है, ई ए की। अब सुनना, चाची है तो चाची कौन है, ई चाची है। ये इधर वाली चाची कौन है, तो इधर तो होगी नहीं। तो ई जो चाची बनेगी वो चाची किसकी बनेगी, ए की। तो ए फिर इसका बेटा होगा, बेटा या बेटी जो भी होगा। अब पता लगा कि ए जो है ना वो कौन है, ए है वो सी का चचेरा भाई है, ये पता लग गया। सी के चाचा का छोरा है। और सी एच की बहन है। सी कौन है, एच की, ये लो। एच है वो जी का चचेरा भाई है। अगर जी यहां लिखूंगा तो इसका चचेरा भाई कौन हो गया। चचेरा भाई चाचा का लड़का होता है कि चाची का लड़का। अरे दोनों एक ही तो हैं। हाँ जी, चचेरा भाई कौन होता है, चचेरा भाई है। अरे मैंने वो बताया था कि आपके चाचा जी आपको भतीजी बोलेंगे पर आपकी चाची आपको भतीजी नहीं बोलेगी। यहां वो बात नहीं है, यहां बात यह है कि चचेरा भाई कौन होता है, पिताजी के भाई का छोरा। ठीक है। अब सुनो, यहां पर एक लाइन पढ़ो, कहीं जी के बारे में पता लग रहा है क्या। एच जी का चचेरा भाई है, ये तो हो ही गया। अब सुनना, एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। तो अब सुनना, मैंने आपको कल एक बात बताई भी थी, अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए तो फिर या तो उस ऑप्शन में चेंजिंग आएगा, कुछ भी होगा, पर वहां कहीं ना कहीं आपको चेंज करना ही पड़ेगा। ये जब भी क्वेश्चन आया था वीडियो एग्जाम में, तो वीडियो एग्जाम में टोटल 19% डिलीट हुए थे। ज्यादातर मैथ्स के थे, 3 क्वेश्चन रीजनिंग के भी थे। मैथ्स के इसलिए थे 11th 12th की मैथ्स के क्वेश्चन आ गए थे। वीडियो प्री की बात कर रहा हूं, मेंस की बात नहीं कर रहा। उस टाइम इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था, और उसी एग्जाम को आधार मान करके मैंने कल बातें बताई थी। इसी एग्जाम को आधार मान के क्या बताई थी, सुनना। यह बोलता है कि H किस प्रकार F से संबंधित है। अब मुझे एक बात बताना, F का ये क्या लगता है। B का तो भतीजा है, भतीजा मतलब भाई का लड़का। भतीजा भतीजी किसके लिए यूज करते हो, भाई का लड़का। और भांजा भांजी किसके लिए यूज करते हो, बहन का लड़का। आप मुझे ये बताओ कि क्या ये एफ के भाई का लड़का है।
अगर ये एफ नाम की एक महिला होती है, इसके एक भाई होता है, उसका जो लड़का होता है वो तो भतीजा है, पर क्या ये भतीजा है? नहीं है। तो तुम याद रखना, इसका इससे किसी भी प्रकार का ब्लड रिलेशन नहीं है, और ऐसा कई ऑप्शन में नहीं है। और यह भी ध्यान रखना, जिन लोगों को जैसे आजकल बोनस का सिस्टम चेंज कर दिया, जिस पर्सन को डिलीट कर रहे हैं उनका बोनस नहीं मिलता है। अगर आपके पेपर में 100 पर्सन है और 100 नंबर का पेपर है, 100 पर्सन है और 100 ही नंबर का पेपर है, और मान लो 5% डिलीट हो गए, तो अब पर्सन तो 100 ही है, 100 नंबर तो 100 है, लेकिन पर्सन 95 है। अब 1.02 ऐसे करके एक पर्सन का हो गया है। तुम कहीं ये सोचो कि 5% डिलीट कर दो तो सबके 5 बढ़ा दिए। अब तुम जितने लोग बैठे हो, अगर सबके 5-5 नंबर बढ़ा दें या सबके 20-20 नंबर काट लें तो मेरिट पे कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। वो तो पास होने वाला वैसे ही 2 नंबर ज्यादा रहेगा। जैसे मान लो इसके नंबर 102 है, इसके नंबर 103 है, इसके नंबर 1 ज्यादा है, मैं दोनों के 20-20 नंबर काटूंगा तो भी इसके ज्यादा ही रहेगा, और दोनों के 100-100 नंबर बढ़ा दिए तो भी इसके ज्यादा ही रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आजकल बोनस का सिस्टम ये कर दिया है, तो ये तुम ध्यान रखना। इस वाले क्वेश्चन को डिलीट करना ही पड़ा। अगर ये ऐसा होता है, एफ किस प्रकार एच से संबंधित है, तब हम बोलेंगे कि एच के पिताजी के भाई की पत्नी है, और पिताजी के भाई चाचा होते हैं, चाचा के घरवाली को चाची बोलते हैं, जबकि खून का उससे कोई रिश्ता नहीं है। यहां पर जो आंसर आएगा ना वो इसका नहीं आएगा। तो इसकी जो आखिरी लाइन है वो हम हल्की सी चेंज कर लेते हैं, जिससे आपके प्रश्न का आंसर भी आ जाए। अब देखो इसके प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा वो समझना। ये एफ है ना, ये एफ किस प्रकार एच से संबंधित है, तो बताओ एफ क्या लगती है? एच की चाची लगती है। तो यहां हम लिख देते हैं चाची, ये लो। और एक चीज और सुनना इस प्रश्न के बारे में, ये प्रश्न तभी हल होगा जब आप इसको स्टेप टू स्टेप हल करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला बी और डी, जब तक तुम वो लाइन दोबारा नहीं पढ़ोगे जिसमें बी और डी लिखा हुआ है तब तक उत्तर नहीं आएगा। ब्लड रिलेशन का अगर इजी पर्सन आता है तो कल हमने किया वो आएगा, और अगर हार्ड पर्सन आता है तो ये वाला आएगा। और दूसरी चीज, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसा लगा कि 30% में से या 50% में से जो भी हैं, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें टाइम लगता ही नहीं है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, तो फिर अगला जो टाइप है ना अपना तीसरा, वो आ जाएगा। पेपर को पूरा बैलेंस करेंगे, ना तो सब वो क्वेश्चन होंगे जो जल्दी जल्दी हो जाए, ना सब वो क्वेश्चन होंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगे। कुछ क्वेश्चन जिनमें टाइम लगेगा, कुछ में नहीं लगेगा, कुछ इजी कुछ हार्ड, ऐसा होगा। ये क्वेश्चन हार्ड की कैटेगरी में आएगा, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको कल एक डिस्कशन किया था, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है, इजी प्रश्न है, उत्तर गलत किसी का नहीं होगा पर टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये टाइम मैनेज करने के लिए ये क्वेश्चन आता है, पेपर का लेवल मैनेज करने के लिए पिछला प्रश्न है। ये अपन को ध्यान रखना है। चलो अब आप ये आराम से लिखो, अगले क्वेश्चन को आपको ही करना है। ये अपने नोट्स के जस्ट आगे लिख लेना, जो आप बना रहे हो टाइप नंबर 2 लगा देना, और टाइप नंबर 2 में ये क्वेश्चन कर लेना। हाँ जी, 5वां ऑप्शन भरने का मतलब है कि आप प्रश्न छोड़ रहे हो।
हाँ, अगर ये क्वेश्चन अब प्रेजेंट टाइम में कंपटीशन के अकॉर्डिंग आता है, मतलब जैसे कल पशु परीक्षण का एग्जाम है, अगर किसी क्वेश्चन का उत्तर तुम्हें लग रहा है कि उत्तर गलत है, तो भी तुम्हें 5 ऑप्शन तो भर के आना पड़ेगा, छोड़ के नहीं आ सकते। और ये भी ध्यान रखना, रे सुन लो, इधर सुनो, एक छोटी सी चीज कल वाले एग्जाम को लेके। कल कौन कौन जा रहे एग्जाम देने? अब वैसे पशु परीक्षण का एग्जाम दे कौन कौन रहे हैं? लगभग दे रहे हैं। अब सुन लो, अगर आप किसी भी प्रश्न को गलत करते हैं और लगातार कोई भी 4 प्रश्नों को गलत किया, ये केवल इसके लिए नहीं है, सभी के लिए, सब एग्जाम के लिए, अध्ययन बोर्ड पूरा ही है। एक बार सुन लो, बाद में लिख लेना। ए छोरियो, अब लिखो, मैं कह रहा हूं मान ही नहीं रही। इधर सुनो, अगर आप कोई भी 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो एक प्रश्न के बराबर नंबर कटेगा। अगर हर प्रश्न 2-2 नंबर का है तो 4 प्रश्न गलत होने का मतलब तुम्हारा एक प्रश्न यानी 2 नंबर काटे जाएंगे। इसको बोलते हैं 1/4। और 1/3 का मतलब जब 3 प्रश्न गलत हो जाएंगे ना, तभी एक नंबर काट लिया, एक प्रश्न का नंबर काट लिया जाएगा। अगर हर प्रश्न 1 नंबर का है तो 3 प्रश्न गलत होने पे 1 नंबर काटा जाएगा, और 4 का है तो 4 काटे जाएंगे, 2 का है तो 2 काटे जाएंगे। पर हर 3 प्रश्नों का 1 प्रश्न, और इधर हर 4 प्रश्नों का 1 प्रश्न। अधीनस्थ बोर्ड ने क्या नियम लागू किया है वो सुनो। अगर आप किसी प्रश्न को गलत करके आते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। क्या रहेगी? और अगर आप किसी प्रश्न को छोड़ के आते हो, 5वां ऑप्शन भी नहीं भरा, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। मतलब अगर तुमने गलत भर दिया तो उसका 1/4 नंबर काटा जाएगा। अगर तुम्हारा प्रश्न 3 नंबर का है तो 3 नंबर का 1/4 जो होता है ना, वो 0.75 होता है। तुम्हारा प्रश्न 2 नंबर का है तो 2 नंबर का 1/4 होता है 0.5। तुम्हारा प्रश्न 1 नंबर का है तो इसका उत्तर होता है 0.25 नंबर काटा जाएगा। ये तो गलत के ऊपर है। अगर तुमने गलत नहीं किया और तुमने प्रश्न छोड़ ही दिया, 5वां ऑप्शन नहीं भरा, तो अब तुम्हारा 1/3 नंबर काटा जाएगा। मतलब 1/3 होता है 0.66, सॉरी 0.33। अगर हर प्रश्न 1 नंबर का है तो, और अगर हर प्रश्न 2 नंबर का है तो 0.66। मतलब प्रेजेंट टाइम में गलत करना छोड़ने से सस्ता है। अगर प्रश्न छोड़ रहे हो तो नंबर ज्यादा कटेगा, गलत करोगे तो कम कटेगा। और अगर 5वां ऑप्शन भर दिया तो 0 पे रह जाओगे, कुछ नहीं कटेगा, और सही करोगे तो नंबर बढ़ेगा। और ये भी सुनना, किसी भी भर्ती परीक्षा में 10% तक ये सिस्टम 1/3 वाला लागू हो सकता है। अगर 150 प्रश्नों का पेपर है तो केवल 10% यानी 15, केवल 15 प्रश्नों तक ये सिस्टम लागू होगा। तुमने 10 प्रश्न छोड़ दिए तो 10 प्रश्नों के 1/3 काटे जाएंगे। 14 छोड़ दिए या 15 छोड़ दिए तो 15 के 1/3 काटे जाएंगे। अगर 16 छोड़ दिए तो तुम्हें उस ओएमआर शीट को चेक ही नहीं होगा, ओएमआर शीट रिजेक्ट मानी जाएगी। भले ही तुमने बच्चे हुए 135 पूरे सही किए होंगे और तो मेरिट में भी आ रहे होंगे, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 0 हैं, वो ओएमआर शीट चेक की नहीं होगी। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है गलती से छूटने वाली, ये केवल 10% प्रश्नों के लिए दी है। अगर पेपर में 100 प्रश्न है तो तुम 10 प्रश्नों तक ऐसा कर सकते हो। मतलब फाइनली तुम्हें कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। जो नहीं आ रहा है 5वां ऑप्शन भरो, और 5वां ऑप्शन भरने के लिए 10 मिनट ज्यादा भी तो दिए ना, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर तुम्हें एक प्रश्न खाली छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलो अब लिखो, समस्या हो गई ना? ये तो ना बोल रहे, क्लास कैंसिल थोड़ी होगी भाई, तनख्वाह कट जाएगी क्लास कैंसिल होते ही। तो तनख्वाह, अरे तो कम से कम महीने वाले दिन कुछ तो चाहिए ना।
मैं एक बार बुला लेता हूं। तुमने लिख दिया था क्या? अब दोबारा। अरे सुनो, अपनी क्लास में कोई आधे मन से आया है क्या आज, जिसका आने का मन नहीं था फिर भी जबरदस्ती बैठा है? नहीं, ये तो रेगुलर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आप आधे मन से आए हो दोनों। क्यों नहीं जाना ना? एक तो आप दोनों आधे मन से आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा कहा तूने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये डाउट्स भी पूछती है, क्वेश्चन करती भी है। तू आधे मन से आई है क्या आज? या जैसे मैंने अभी तुझे कुछ कहा तो उसके बाद तूने मन ही मन में सोचा होगा क्लास बंद हो जाए, क्लास बंद हो जाए? ऐसा तो नहीं था? तो पूरे मन से रोज क्यों नहीं आती है? डेली काम होता है? ऐसा कौन सा काम है जो पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, तुझे पता है मैं मास्टर हूं? हाँ फिर ठीक है। हाँ, आई थी, आई थी। अभी 2 मिनट में आ रहा हो भाई, वो लगा देगा है। बोल दो। अरे साइलेंट। हाँ, बड़ा प्रश्न है तो इधर दे दो, कॉपी आगे पहुंचा दो। कई तो मनी मन में सोच रहे हो कि कहां से खड़ा हो गए प्रश्न पूछने के लिए। हम आराम से बैठे थे भाई, बैठ जाओ, मैं बता रहा हूं। 4 गांव ए बी सी डी एक सीधी रेखा में है। डी 10 किलोमीटर बी से, ए ठीक बीच में है डी और सी के, और सी की दूरी बी से उतनी, सॉरी, सी की दूरी बी से उसकी डी से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर कम है। हारे सुनो, चलो, बात नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज है थोड़ी सी हार्ड। तुम एक काम करो, कॉपी के किसी अन्य पेज पे लिख दो। लिखो 4 गांव ए बी सी डी, कहीं भी लिख लो। 4 गांव ए बी सी डी एक सीधी रेखा में बसे हुए हैं। 4 गांव ए बी सी डी एक सीधी रेखा में बसे हुए हैं। मैं क्यों करूं ट्राई? 4 गांव ए बी सी डी एक सीधी रेखा में बसे हुए हैं। डी 10 किलोमीटर है बी से, डी 10 किलोमीटर है बी से। ए ठीक बीच में है डी और सी के, डॉग वाला डी। ए ठीक बीच में है डी और सी के। सी की दूरी, सी की दूरी बी से, सी की दूरी बी, बी बुक वाला, सी की दूरी बी से उसकी डी से दूरी, उसकी डी से दूरी की अपेक्षा, की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है, की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। सी कितना दूर है बी से, सी कितना दूर है बी से?
अरे सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो। 4 गांव ABCD सीधी रेखा में है। आंसर आया क्या किसी का? 1, ये 2, ये 3 और ये कितना है? 4। इसने बोला कि D ठीक बीच में है, सॉरी A ठीक बीच में है D और C के। A कहां पर है? बीच में। किसके? D और C के, ठीक बीच में है, मतलब दोनों की डिस्टेंस बराबर है। बायां दायां किस, रुको 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 रुको, बायां दायां किसी में दिया नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। C की दूरी B से, अब सुनो, बीच में है D और C के, ये आ गया। D 10 किलोमीटर है B से। अब D कितने किलोमीटर है B से? अब एक चीज और सोचना कि पहली चीज तो यह ध्यान रखनी कि D इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ऐसा अभी तक अपने जो 2 लाइनें पढ़ी है उससे नहीं पता लगा है। अगर मैं यहां पर मानता हूं D 10 किलोमीटर दूर है B से, अगर B को यहां मानता हूं तो ये वाला डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? पर ये ध्यान रखना ये दोनों की डिस्टेंस बराबर है। आगे पढ़ें। C की दूरी B से, C की जो दूरी है ना B से, C की दूरी B से D से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर। अब सुनो, सुनना, C की जो दूरी है ना B से, C की दूरी B से वो D की अपेक्षा 2 किलोमीटर ज्यादा है। इसका मतलब समझना, ये इधर नहीं आएगा, ये इधर आएगा। अब सुनना, C की दूरी B से, ये C की दूरी है किससे? D से दूरी की अपेक्षा, जितनी दूरी D की है ना, इन दोनों की दूरी उससे 2 किलोमीटर अधिक है। जितना डिस्टेंस इनका है ना, उतना ही डिस्टेंस है, रुको रुको रुको, C की दूरी B से उसकी D से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। अब सुनो, जितनी ये डिस्टेंस है उससे ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर ज्यादा है। D 10 किलोमीटर है B से, ये कितना है? तो ये कितना है? ये कितना है? 1। और ये भी कितना है? क्योंकि ये तो जस्ट बीच में है ना, ये तो जस्ट दोनों के बीच में है, और जितना डिस्टेंस ये है उससे 2 किलोमीटर ज्यादा इधर है। तो ये अगर 10 है तो ये 12 होगा। हाँ, यहां से यहां तक 12। पूछा है कि C कितना दूर है B से, तो 12 है। क्या हुआ? ये क्वेश्चन कब का? एक सेकेंड, मुझे क्वेश्चन दिखा दो। कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है तो अपन चेक कर लेंगे। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, ये फोन भी ले जाओ ना अपना। अरे पटवार वाली अपनी वाली बुक होगी, ये लो, फोन तो ले जाओ। आपका आंसर कितना आया था? आपका भी यही आया था क्या? तो हो सकता है अपनी तरफ से कुछ मिसप्रिंट भी हो, अपन चेक कर लेंगे। वैसे हमने बुक बनाते टाइम काफी प्रयास किए, कोई गलतियां नहीं रहे, फिर भी पहला एडिशन है, हम ये मानते हैं कि कुछ गलतियां हो सकती हैं। अभी पता कर लिया जाएगा।
6 किलोमीटर सही आंसर है, 6 आएगा। बुक में मिस्टेक नहीं है, अपन यहां इसको दोबारा करेंगे तब चेक कर लेंगे। बुक में मिस्टेक नहीं है, 6 उत्तर आएगा, उत्तर 6 आएगा भाई। मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगा सॉल्यूशन करके। हो सकता है अपन ने पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक करी हो, आंसर 6 ही आएगा इसका। सुनो, अपन अपने वापस क्वेश्चन में चलते हैं, जहां से मिस्टेक हुई थी। यही था क्या? पहले तो वो जो चेंज करना था वो कर देते हैं। यहां हमने क्या चेंज किया था, याद है क्या तुम्हें? क्या था? यहां क्या लिखना है? यहां एफ लिखना है, और इधर और यहां क्या बना दिया जाए? चाची है नहीं, ओनली चाची। छोड़ो, ये लो। और इसका सॉल्यूशन बताऊं क्या? अब तो खुद ही कर लोगे ना, बता तो दिया, दोबारा बताऊं? क्या हुआ? अरे वो वाला ही बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये 5वीं प्रश्नावली में था क्या? कितना नंबर क्वेश्चन? 15 नंबर, ठीक है। हाँ भाई, क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे इसका आंसर बताओ, कर लोगे? चलो मैं बता देता हूं एक बार ना, तुम कर लोगे? ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, अगर इसका सॉल्यूशन तुम कर सकते हो तो कर लेना, मैं चल रहा हूं अगले में। आपको अगर बोर्ड से उतारना हो तो अगला उतार लेना। अब बोर्ड पे ध्यान दो। ये बोलता है कि 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। पिछले प्रश्न में विवाहित युगल नाम था क्या? ओनली युगल ही था। तो अगली पारी में थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि वो युगल दोनों कैसे हैं? विवाहित हैं। प्रत्येक युगल के कितने बच्चे हैं? सी और डी चचेरे भाई हैं। ई के पिता का विवाह है जी से हुआ है। जी एफ की आंटी कौन होती है? चाची, बुआ, मौसी, मामी सब होती है। माँ के अलावा सभी महिलाएं आंटी हैं। आई है वो एफ की माँ, आई एफ की माँ। शुरू को इसमें आई है क्या? 8 है ना? ठीक है, ये आई नहीं है। एफ की माँ एच का विवाह है बी से हुआ है। बी ए का भाई है। सी एच का भतीजा है। एट का डी से क्या संबंध है? 8 व्यक्ति हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट से है, ये होगा नहीं यहां, क्योंकि आई 9 नंबर पर आता है, लोग 8 ही हैं। करके देखो, जो अपन ने अभी किया था ना, कुछ डेटा आगे पीछे है, सेम ही है। या चलो मैं बता देता हूं, बोर्ड पे ध्यान दो। तुम करोगे क्या? चलो करो। ये आई नहीं है यहां, है ना? ये आई नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। क्या?
आंसर बोलना मत कोई भी, है ना। कोशिश सबको करनी है, केवल क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। और जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे वो किए क्या आपने? पीडीएफ वाले एक ही किया? अब जिनके पास कल की पीडीएफ है उन्होंने किए नहीं, जिनके पास नहीं है उनका यही कहना है मेरे पास पीडीएफ ही नहीं थी। सही है ना? हाँ। आंसर आया क्या? आंसर आ गया? क्या आंसर आया? अंकल। और वैसे रियल में आंसर अंकल ही आ रहा है, वो चाचा वाला अंकल आ रहा है कौन सा? क्योंकि अंकल के भी बहुत से अर्थ निकलेंगे। चाचा, ठीक है। किस किस का आंसर आ गया? बहुत कम लोगों का आंसर आया। तुम्हारा आंसर नहीं आया? अरे सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो। आप कर रहे हो क्या अभी? तुम इतना टाइम मत लगाओ। अरे आगे बढ़ जाएंगे, पर सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके तो चलेंगे। अरे सुनो, आप बोर्ड पे ध्यान दो, इतना टाइम नहीं लगाना, इधर सुनो। ये यहां पर बोला कि सी और डी दोनों कैसे हैं? चचेरे भाई। ई के पिता का विवाह किससे हुआ? तो सुनो, ये ई है और इनके जो पिता हैं उनका विवाह किससे हो गया? तो जी महिला एक पुरुष है। तो देखो, ये है ई के जो पिता हैं, पिता का विवाह किससे हो गया? जी से। अब वो लाइन पढ़ना जिसमें ई का नाम आए या जी का नाम आए, कुछ भी नाम आ जाए। ये बोलता है कि जी है ना, वो किसकी आंटी है? एफ की आंटी है। मतलब इधर वाला जो दूसरा युगल है ना, इधर वाला दूसरा युगल है, इसने बोला कि जी है वो एफ की आंटी है। इसका मतलब इधर वाले युगल के कोई ना कोई एफ नाम का इंसान है। ठीक है। और ये आंटी तभी हो सकती है जब ये दोनों क्या होंगे? भाई। अब एक तो इसकी पत्नी बाकी रहेगी, एक एक दोनों की संतान बाकी रह गई। एफ की मां एच का विवाह बी से हुआ, तो इधर वाली मां तो सेट है पहली जी। इधर क्या हुआ? एफ की मां एच का विवाह किससे हुआ? एफ की मां एच, इसका विवाह किससे हुआ? तो ये कौन है? अब दो लोग और बच गए। बी जो है ना वो किसका भाई है? इसका मतलब ये कौन है? बी है वो ए का भाई तो है। अब बचा कौन रे? सी। सी बचा गया। ये बच गया कौन है? सी। अब एक चीज, डी बचा है क्या? सी कहां लिखा हमने? ये सही है क्या? क्या लिखना है यहां? अब सुनो, सी है वो एच का भतीजा है, एच के भाई का लड़का है, तो ये तो भतीजा हो ही गया ना। और अब बचा कौन? डी। वो डी इधर आएगा क्योंकि संतान तो दोनों के है ना। अब सुनना, एक चीज और सुनना पहले। सी एच का भतीजा है। सुनो 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 सुनो, कोई बात नहीं है, पहले सुनना। वैसे एक्चुअल में सी
एच का भतीजा नहीं हो पाएगा, ठीक है, पहले सुन लो, सी एच का भतीजा नहीं हो पाएगा, उसका मैं रीजन आपको पहले ही बता दिया है। एक बार के लिए हम लोग मान लेते हैं, अगर एक बार के लिए मानते हैं तो सी यही आएगा, ठीक है, एक बार के लिए मानेंगे तो ये आएगा। और सुनो, ये जो मिस्टेक रही है वो चारों पेपर में रही है, जो मैंने आपको बताया ना। और आप पुराने भर्ती का पटवार का पेपर उठाओगे तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, किसी प्रश्न में 99 नंबर का क्वेश्चन सीरीज का है तो अगले पेपर में भी 99 नंबर का सीरीज का है, सेम ही है। मैं आपको करवाऊंगा पुराने पेपर के क्वेश्चन, जो मिस्टेक इस प्रश्न में मिलेगी वो इसमें मिलेगी। एक्चुअल में होता है क्या है पेपर में, जब ये वीडियो के 4 पेपर बनाए थे तो उस चारों पेपर का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग बनाए, एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन लिए, चारों एक एक में डाल दिए, इस हिसाब से पेपर बनता है जिसमें पेपर का लेवल सेम रहे। फिर नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे जैसे आगे पारियां बढ़ती जाती है उनके नंबर काटते जाते हैं। अब देखो यहां पर बोला का किसके साथ में लगाया, तो आंसर कौन होगा, ए होगा। किससे रिलेशन बताना है, तो बताओ ए क्या बनेगा, अंकल ही बनेगा। पर एक चीज और, अगर मान लीजिए यहां पर मामा उत्तर होता ना तो भी ऑप्शन यही होता, अगर चाचा ऑप्शन होता ना तो भी ऑप्शन यही होता, और अगर फूफा ऑप्शन होता तो भी यही होता, और एक और कौन बच गया, मौसा, तो भी आंसर यही होता। पर सीधी सी बात है, क्या आप ये कर सकते हो ऐसा? अब सुनना, ये तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, हाँ। अब ये वाला ट्राई करो, आप रफकोमी में ट्राई करते रहे ना, ये कुछ पजल टाइप के क्वेश्चन है। क्या होगा, आंसर आ गया क्या? सुनो, हमने यहां पता किया के एल एम एन ओ का एक परिवार है, उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, कितने लोग हैं परिवार में? 5। ओ अविवाहित है और के का भाई है, एन ओ की बहन है, एम एकमात्र विवाहित महिला और एन की मां है। एम एकमात्र विवाहित महिला है, मतलब इसके एक पति है। एम एकमात्र विवाहित महिला है और किसकी मां है? एन की मां है। अब वो लाइन पढ़ो जिसमें एन का डिस्कस हुआ हो। एन ओ की क्या है? एन बहन हो गई किसकी? फिर ऊपर एक बात और आई है कि ओ अविवाहित है और किसका भाई है? ओ अविवाहित है और ये भाई है किसका? अब बताओ बच्चा कौन है? 4 के नाम तो आ गए, बताओ बताओ कौन बचा? एल बच गया, तो ये अपना एल आ गया। अब ये पूछा एल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष हैं, तो इसका मतलब ये भी कौन है? बताओ के पिता कौन है? कर सकते हो क्या? ये सब वही क्वेश्चन है जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, लैंग्वेज भी वही है। चलो ये तो बहुत इजी है, चाचा आंसर आएगा। ये पता नहीं 10-12 बार आ गया है क्वेश्चन, फिर भी एक बार आप ट्राई करके देख लो। ये 10-12 बार आ चुका है, ध्यान रखना। कई बार मोहन नाम से आ जाता है, कई बार मिथुन नाम से आ जाता है, कई बार रमेश नाम से आ जाता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
एक बार जब प्रश्न आया था, मिथुन की जगह विशाल नाम आया था। अपने मामा विशाल का बहुत प्रिय है। उत्तर आया क्या? अरे बावड़ो, इतना टाइम लगेगा? शायद इसका आंसर चाचा नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है। चौथा आएगा। वो जब मामा विशाल लिखा हुआ था तब उसका चाचा आंसर था। मामा विशाल तब चाचा। क्या तूने चाचा निकाल दिया आंसर? है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर कौन सा था? अरे एक्चुअल में मैंने जो बोला था ना, वो एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें केवल हल्का सा चेंज था। मिथुन की जगह विशाल था, और मुझे एग्जाम का एग्जैक्ट आइडिया नहीं कौन से में था। सेम क्वेश्चन, अब सोचो एक शब्द बदल करके प्रश्न दे दिया। सुनो मैं बताता हूं, सुनना ध्यान से। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय कौन कौन है? राम और रेखा। तो देखो, गंगा नाम की एक महिला है, और गंगा नाम की महिला के दो बच्चे हैं। कौन कौन है? राम और रेखा। रेखा शरत की मां है। रेखा किसकी मां है? मतलब शरत नाम का एक लड़का होगा जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। बस यहां जब पुराने एक पेपर और आया था ना, तब उसमें विशाल नाम आया था। परिवार के मुखिया कौन है और उसके उत्तराधिकारी बेटे कौन है? गोपाल और। ठीक है, अभी तक प्रश्न का लिंक हुआ नहीं है। ये बताया गोपाल और गंगा का विवाह है कितने वर्ष पहले हुआ? इसका मतलब गंगा का पति कौन है? गंगा का पति गोपाल है। और यह भी पता लग गया कि गोपाल और मोहन दोनों क्या हैं? उत्तराधिकारी कौन होता है? उत्तराधिकारी मतलब बेटा ही हो गया। कौन कौन है उत्तराधिकारी? गोपाल और। तो मोहन भाई होगा ना, तो ये हो गया मोहन। और एक चीज और याद रखो, परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी बेटे ये हैं। तो परिवार का मुखिया कौन होगा? रामलाल होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मिथुन का किसके साथ में है? उत्तर मिथुन होगा। ये ध्यान रखना। उत्तर कौन होगा? किससे पूछा? इनका रिलेशन बताना है। रिलेशन इनका बताना है, पर आंसर मिथुन होगा। तो देखो, मिथुन के ये तो भाई बहन है, ये मिथुन की मां है, ये मिथुन के पापा है, ये मिथुन के चाचा है। तो चाचा कौन है? मोहन। और मिथुन क्या है यहां पर? भतीजा है। तो मोहन हो गया भतीजा। अब मेरी बात को सुनो, आंसर कौन रहेगा? मिथुन, सॉरी, मिथुन भतीजा हो गया। आंसर कौन होगा? मिथुन होगा। और क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूज है? अरे क्लियर हो गया ना? चलो करो। कोशिश कर लेना। अगला संडे 8 तारीख को है, पता है ना? 8 तारीख को जो जो तुम्हें पढ़ा दिया उनका सबका टेस्ट है।
तुम्हारा तो जो शेड्यूल चल रहा है वो है ही। हाँ रे, उत्तर आया? क्या आया? तो टी बच्चा है, बताइए क्यू कौन है? क्यू बताओ कौन है? अब सुनो, मेरी बात को समझना। एक चीज बताऊं आपको, एन की क्यू से शादी हुई तो एन और क्यू दोनों आपस में क्या हैं? टी उनका बच्चा है। बताओ क्यू कौन है? क्यू कौन है? माँ का नाम तो कहीं है ही नहीं ना भाई। हमें यहां पता, अभी तक हमने ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने ऊपर कुछ नहीं पढ़ा, पर हमें इतना पता है कि ये मम्मी पापा हैं। किसके? टी के। अब यहां बोला क्यू कौन है, तो क्यू या तो माँ होगी या पिताजी होंगे, तो माँ का नाम तो है ही नहीं, तो कौन है? तुमने ऊपर वाले में क्या किया होगा? अरे नहीं नहीं, और सुनो, अगर मान लो इसमें मां आंसर होता तो यहां क्या लिखा है? एम और क्यू क्या है? तो क्यू कौन है, पुरुष है कि महिला? और ये कौन है? क्या तुम्हें पूरा पढ़ना था? परीक्षा में ऐसा ही आता है, तुम प्रश्न को देखोगे टाइम लगेगा। ये हार्ड प्रश्न है कि इजी है? बहुत इजी है, और तुम हो सकता है ऊपर फंस भी सकते हो अगर सही नहीं पढ़ा तो, पर लाइनों, लास्ट की डेड लाइन में पता लग जाएगा। करो, ये लिख भी लेना, ये लिख भी लेना आप, है ना? एक परिवार में दो युगल है, कोमली के दो बच्चे हैं। भाई पेपर में नाम ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने मेरी तरफ से तो कोमली लिखा नहीं। एक कोमली को लेके कोई हंसेगा नहीं।
आंसर आ गया क्या? क्या आंसर आया? वो कल मैंने बताया था जेठानी वाला तो सिस्टम ही नहीं होगा। जेठानी तो हो ही नहीं सकता ना। अरे सुनो इधर देखो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं तुम्हें। ये पर्सन लिखा है क्या? अरे नोट्स में एक आधा पर्सन तो लिखना है, सॉल्यूशन तो कर लेंगे अपन। कम कभी तुम लोग ये पेपर कॉपी ओपन करके देखो तो पता तो रहे ना कि हाँ एक दो पर्सन हमने लिख भी रखे हैं। सुनो पहले मैं सॉल्यूशन बता दूं। परिवार में कितने युगल हैं? कोमली के 2 बच्चे हैं और मधुरी माँ ओम प्रकाश की पत्नी है जो कि मणि का भाई है। अब एक चीज और, मैंने एक दो दिन पहले आपको बताया था ये वाला शब्द क्या नाम है? ये कहीं पर भी साइड में बॉक्स बना करके लिख देना कौन कौन से शब्द है, सुनना। एक शब्द है जो, और एक शब्द है जो कि, एक शब्द आएगा बीच बीच में जिसका, एक शब्द आएगा बीच बीच में जिससे। ये आपके जो बैठक व्यवस्था का टॉपिक है उसमें तो लगभग हर पर्सन में आएगा। और एक है जिसमें। ये सब के सब हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आते हैं। ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आएंगे। 2 नाम आएंगे उसके बाद में ऐसा नाम आएगा, पहले नहीं आएगा, और ये सेकंड वाले पर्सन के लिए होंगे। अगर नाम आ जाए तथा, नाम आ जाए वह, नाम आ जाए और, यह हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए होता है। ये कहीं पर भी साइड में लिख दो। लिख दिया? अब आ जाओ क्वेश्चन में वापस। अब बोर्ड पे ध्यान दो, कहीं ना कहीं से तो अपन को शुरुआत करनी ही पड़ेगी। मधुरिमा किसकी पत्नी है? ओम प्रकाश की। ये मिटा दूं ना वापस एक बार? यहां पर ये नाम आ गया मधुरिमा, और ये किसकी पत्नी है? ओम प्रकाश की पत्नी है। इसका मतलब ओम प्रकाश पुरुष है। आगे देखो, इसमें हंसने की क्या बात थी? अरे एक बात बताओ मुझे, मेरी बात सुनो। यहां प्लस माइनस है ना, नाम देख के नहीं लगाने हैं। यहां जो रिलेशन दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग लगाने हैं। समझ गए? महिला और पुरुष के सेम नाम होते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता मीरा कुमार महिला एक पुरुष है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। वर्ष 2008 से 2009 से 2014 ये जो कार्यकाल रहा है ना लोकसभा की अध्यक्षा मीरा कुमार महिला थी, पर आगे कुमार लिखा हुआ था। हाँ जी, मीरा कुमार। कुमार भी तो है ना, कुमारी नहीं है? हाँ जी, हाँ। तो मेरा नाम आदमी का भी होता है। हाँ जी, हाँ। सुनो, कोई बात नहीं, इधर सुनो। आपका हैप्पी बर्थडे था ना आज? तो चॉकलेट इससे बड़ी नहीं आ सकती थी क्या? हाँ ठीक है, डन। अरे सुनो, बात पढ़ाई की बात। जो कि मणि का भाई है। बताओ जो कि किसके लिए आता है? सेकंड। सेकंड कौन है? ओम प्रकाश किसका भाई है? मणि। अब आगे देखें, पिंकी जो है वो किसकी बेटी है? ये नहीं आएगा। उर्मिला किसकी बहन है? जो कि ओम प्रकाश का बेटा है। बताओ ओम प्रकाश का बेटा कौन है?
अब संजू नाम लड़की का भी होता है ना, पर यहां बेटा है। संजू, अब सुनो, जो कि ओम प्रकाश का बेटा है, तो जो कि कौन है? संजू। संजू किसका बेटा है? ओम प्रकाश का बेटा है। और साइन कौन सा आएगा? प्लस का। उर्मिला संजू की क्या है? बहन है। चलो ठीक है। और तरुण जो है ना, वो कौन है? मणि का बेटा कौन है? तरुण है। क्या? अच्छा, यहां क्या नाम था? उर्मिला था, सॉरी। जो कि पुरुष है, जो कि कौन? जो कि कौन? नाम से तो महिला लग रही है, नाम से तो महिला लग रही है, पर ये कौन है? पुरुष है। अब सुनो, यहां पर, अब सुनो, अब बची कौन है? कोमली के दो बच्चे हैं, तो कोमली का एक बच्चा भी गायब है अभी। पिंकी कोमली की बेटी है, तो यहां पर कौन आएगी? ये पिंकी आएगी। यहां कौन आएगी? पिंकी किसकी बेटी है? तो यहां कौन है? कौन है? कोमली। यार, जिस इंसान ने प्रश्न बनाया होगा उसने क्या सोचा होगा रे? मधुरिमा का किसके साथ लगा? किससे पूछा? किसे? कोमली और मधुरिमा का रिलेशन बताना है, पर आंसर में कौन आएगा? मधुरिमा। तो ये कोमली का पति, पति का भाई देवर, और देवर के घर वाली। अगर भाई बड़ा है तो, और ये ध्यान रखना ही है हमेशा, जैसे पिता का भाई चाचा होता है, भले ही बड़ा हो या छोटा हो। रीजनिंग के अकॉर्डिंग, गांव के अकॉर्डिंग, भले ही तुम कुछ भी बोलो, तुम छोटे पापा बड़े पापा भी बोलते हो, वो बात अलग है। ये लिखना था वैसे प्रश्न, लिख लो, तुम लिख लो, एक प्रश्न तो लिखो। अपने डायरेक्शन पता कि ए और बी के बीच की दूरी 4 किलोमीटर, तो दायां बायां ऊपर नीचे क्यों गया? फिर पर्सन की वैल्यू क्या बची बेचारे की? अगर सीधा सीधा ही बता देगा तो ऐसे बोल देगा कि मणि और ओम प्रकाश भाई है, कोमली मणि की पत्नी है, मधुरिमा ओम प्रकाश की पुत्री। अब पर्सन नहीं बचा। और जैसे पिछला पर्सन था, लाइन तो आंसर तो डेड लाइन से आया था। तो मुझे कैसे पता लगा कि मैंने पुराने पेपर सब सॉल्यूशन कर रखे? अगर ये प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी तो सही बता रहा हूं। जैसे वो एक विशाल वाला वो मिथुन वाला क्वेश्चन है, मिथुन वाला क्वेश्चन 5-6 बार आ गया, कभी विशाल नाम से आता है, कभी मिथुन नाम से आता है, कभी आंसर चाचा होता है, कभी भतीजा होता है, वो लास्ट लाइन पे डिपेंड। अगर ऐसे क्वेश्चन तुमने पढ़ ली और आने वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तुम ही बता दो। पर मेन चीज, अगर ये चीज आप पढ़ोगे ना तो आपको भी पता लगेगा। उसके लिए आपको इस टॉपिक के कम से कम 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे पुराने पेपर में, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। हाँ रे, लिख दिया क्या कोमली वाला प्रश्न? क्या हो गया? अरे कोमली कोई नाम बेकार है क्या? कोमल, उसको कोमल को गुस्से में बोलो तो कोमली। अपनी क्लास में कोई कोमल है क्या? होगी तो भी नहीं बोलेगी अब तो। अरे सही में कोमल कोई नहीं है? अगर गलती से अभी अपनी क्लास में कोमल बैठी हो तो उसका नाम परमानेंट ही कोमली हो जाए। और किसी का होगा तो बोलेगी थोड़ी अब।
अरे आईडी कार्ड में तो जो नाम तुम बताओगे वही तो हम लिखेंगे। आप बोलो टेस्ट में राहुल सर के नाम से हमारी सीट आ रही है, करण सर के नाम से हमारी सीट आ रही है, वो कब बैठ रहे हैं टेस्ट देने? और सबसे बड़ी किस्मत तो उसकी, पहले टेस्ट में जो छोरी लेवल 1 में फर्स्ट पे आई उसने खुद का नाम नहीं लिखा, तेजू नाम लिख दिया। अब वो तेजू नाम लड़के का, तेजू खुद खड़ा होके बोल गया, बोले सर ये मेरा नाम नहीं है लेकिन मेरा नाम किसी और ने लिखा है। अब वो छोरी कैसे सामने आ जाएगी, सर मैंने तेजू का नाम लिखा है। वो थोड़ी देर बाद बोली सर वो नाम मैंने लिखा। मैं क्यों लिखा? बोले सर मैं सोचा मेरे नंबर कम आएंगे तो लोग ये सोचेंगे तेरे इतने ही नंबर आए। तो वो तो होता ही है। और उसकी फर्स्ट रैंक थी, उसके बाद उसकी फर्स्ट आई नहीं, कभी सेकंड कभी थर्ड। आगे बढ़े। ये उससे थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, ये हल्का सा लेवल का क्वेश्चन है, कोशिश करो। और सुनना एक चीज और, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो जिसमें इसमें पूछा एक का व्यवसाय क्या है, इसमें पूछा एक का पति कौन है, वो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। करो। डेटा पूरा पता करना है। क्या हुआ? आंसर आ गया? वाह नाइस। क्या? अरे वही था, एक ही प्रश्न में दो चीजें पूछी हैं। यहां बोला एक का पति कौन है, एक में पूछा एक का व्यवसाय क्या है। व्यवसाय भी तो पता करना है ना, तुम केवल पति का पता करके रह गए, पति करता क्या है वो भी तो पता करो। आप लोग ये क्वेश्चन ऐसे कैसे कर रहे हो घुमा घुमा के? हाँ आंसर आ गया ना? अरे सुनो, इधर ध्यान दो। परिवार में कितने सदस्य हैं? दो तो विवाहित जोड़े हैं तो 4 लोग तो वो हो गए, और एक एक उनकी संतान हो गई होगी। डी डॉक्टर है और ई का पिता है। सुनना, ये डी है, ये डॉक्टर है और किसका पिता है? ई का पिता है। बी, बी है ना डॉक्टर, ये बी डॉक्टर है और किसका पिता है? अब सुनना, जो डी है ना वो ई की दादी है। ई की क्या है? इसका मतलब ये लो, और ये। अब सुनना एक बार, ये कंफर्म हो गया है कि वो विवाहित जोड़े यही हैं। दादी की भी शादी हुई है और पापा की भी शादी हुई है, ये यहीं से पता लग गया है। और अब एफ है वो किसका दादा है? अब एक चीज और सोच लेना, दादा होगा तो इसी का ही पति होगा। एफ, एफ है वो किसका दादा है? तो सी इसी लाइन में है। अब एक चीज और सुन लेना, मान लो किसी का कोई दिमाग लगाए कि सर इससे ऊपर भी तो हो सकता है। भाई मान लो अगर सी यहां होता है तो फिर तो दादा उधर होगा, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि विवाहित तो जोड़े दो ही हैं।
अगर एक ऊपर और जाता है तो उसका भी विवाह हुआ ही होगा। कितने लोग हो गए? बचा कौन है? ए बचा है। तो ये ए कौन है? पत्नी। अब सुनना, बी क्या है? बी है डॉक्टर, और ठेकेदार कौन है? और गृहिणी कौन है? डी ई की दादी है, और ये कौन है? गृहिणी। और सुनो आगे, और पढ़ते जाओ। एक ठेकेदार है, एक नर्स है, एक गृहिणी है, और दो विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी तो यही होंगे, ये दो विद्यार्थी हैं। और ये भी कौन है? और ये कौन है? अब तुम सोचो, ये खुद नौकरी लगी हुई थी, इसलिए ये भी कौन है? नौकरी लगा हुआ। ये नौकरी वाला नहीं था, प्राइवेट जॉब थी। समझ गए? थोड़ा सा यहां से भी आइडिया लगाना था कि प्राइवेट जॉब वाले को प्राइवेट जॉब वाली मिलेगी, नौकरी वाले को नौकरी वाली। और अब सुन लो, इस पर्सन में भी इनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि अभी पढ़ ही रहे हैं। एक का पति कौन है, और एक का व्यवसाय क्या है? जो डेटा सबसे लास्ट में आएगा उसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ गए? लिखने की जरूरत मुझे तो लगता है नहीं, कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि लिखने की जरूरी है। और लिखोगे क्या? क्या ही करोगे लिख के वैसे है। अब सुनो, एक बार रुकना। ये हमारा टाइप नंबर 3 है। उसके बाद टाइप नंबर 1, पहले एक मैं बताऊंगा, पहले एक मैं बता देता हूं, फिर हमारा एक टाइप और आएगा। टोटल 4 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक वो जिसमें बोला जाता है ए बी का पिता है, बी सी का बेटा है। और तो सुनता नहीं है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मुझे आगे पीछे निकालना पड़ता है। टाइप नंबर 1 वो था जिसमें डायरेक्ट एबीसीडी से था कि ए बी का पिता है, बी सी का बेटा है, ऐसा वाला। टाइप नंबर 2 जो हमने अभी किया, जिसमें कम लेवल के क्वेश्चन भी थे, ज्यादा के भी थे। टाइप नंबर 3 अब आया है। टाइप नंबर 4 आगे आएगा। ए बी की ओर इशारा करते हुए कहता है, ऐसे वाले पर्सन। अब सुनना, अगर किसी पेपर में टाइम कंज्यूम करना है और पर्सन बहुत कम टाइम वाले क्वेश्चन थे और किसी में टाइम ज्यादा बढ़ाना है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर में तभी आएगा जब एग्जाम वाले को लगता है कि पेपर में टाइम कम ही लगेगा, कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं जिससे टाइम ज्यादा लगे। तो सुनना, पहले a प्लस बी का अर्थ है ए बी का क्या है? a माइनस बी का अर्थ है ए बी की क्या है? a गुणा बी का अर्थ है ए बी की क्या है? तो ये पूछा a प्लस क्यू गुणा आर माइनस एस में क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। एक प्रश्न को अच्छे से समझना, उसके बाद आप आराम से कर लोगे। सबसे पहले बताओ, इनके बीच में कौन सा साइन है? P प्लस Q। यहां तो P और Q तो है ही नहीं, तो ये अपन को एक तरीका बता रहा है कि जो साइन तुम्हारा प्लस का है ना, उसका मतलब पिता है। अब तुम इसको कैसे करोगे? देखो, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ये पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए कंफ्यूजन रहेगा। तो आप ये देखना, बताओ प्लस किसके बीच में है? P और Q। ये तो है P और ये है Q, ये तो है P और ये है Q। बताओ P Q का पिता है। ये एकदम टाइप नंबर 1 बन गया वापस। P किसका पिता है? ये P पिता है किसका? Q का। अब यहां वाला ये भी कंप्लीट और ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। बताओ, कर सकते हो ऐसे? अब आ जाओ आगे, ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं इसमें, Q गुणा R। चलो यहां पर आ गया, ये रहा Q गुणा R, और ये रहा Q
गुणा आर। क्यू आर की क्या है? ये क्यू बहन हो गई। बताओ किसकी बहन हो गई? आर लड़का है कि लड़की? आर नहीं पता है, अभी तक नहीं पता है। चलो ये भी हम वापस मिटा देते हैं। अब आ जाओ आर माइनस एस, तो माइनस वाला ये रहा आर माइनस एस। आर माइनस एस, आर एस की माता है। आर माता है, बोलो किसकी? एस की माता है। अब सुनना, ये बोलता है क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है? बोलो से किसके साथ है? मैंने कल ही बताया जिसके साथ से आएगा वो कभी उत्तर होता ही नहीं है। उत्तर कौन होगा? क्यू। पर पूछा किससे है? तो एस की मां की बहन ही तो है ना। और क्या बोलते हैं उसको? 1% लिख दो। लिख दिया क्या है जी? तू तो यहीं रहती है उदयपुर में। झूठी। वाह बेटा वाह। चले आगे। ये मत करना, नहीं करना है, नहीं करना है इसमें। एक मिनट रुकना, मैं चेक कर लेता हूं। एक दो क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, या मुझे पहले ही पता है। ये करो। अब ये किस्मत की बात है, प्रश्न तो वही है, पर इसने बोला कौन सा विकल्प पी को क्यू की दादी दर्शाता है? अब आपको किस्मत है कि पहले में आ जाए, नहीं हो सकता है दूसरे में आ जाए, हो सकता है तीसरे में आ जाए, कहीं पता नहीं लगे। ट्राई करो, स्टार्ट हो जाओ।
अब कई तो ये सोच रहे हैं चारों ऑप्शन करने इससे अच्छा तो खुद ही बता दो। पर मैं सोच रहा हूं तुम ही कर लो। कौन बोले? मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया, सही कह रहे हो आप। मुझे पहले ही पता था एक दो क्वेश्चन में मिस प्रिंट आएगा ही आएगा यहाँ। सुनो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए गुणा बी और ए भाग बी। शायद इसमें मिस प्रिंट है रे क्वेश्चन में। मुझे कुछ आइडिया था कि कुछ क्वेश्चन में है मिस प्रिंट। अरे मिल जाएगा, कोई और क्वेश्चन ऐसे बहुत है, क्यों परेशान हो रहे हो? एक बार रुकना आप लोग, यहां पर कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक है। अरे बातें मत करो रे। हाँ, हो जाओ स्टार्ट। सेम क्वेश्चन है, कोशिश सबको ही करनी है। ये क्या ना, इसमें साइन आते हैं ना, ये तो फॉन्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। अरे पर्सन सही है, टेंशन समझ लो। वो मुझे पहले ही पता था, इस पीडीएफ में 4-5 क्वेश्चन में मिस्टेक है। कोशिश करो। बड़ा क्वेश्चन है। कौन सा? चौथा? ये गलत है, तूने इतना जल्दी कर भी लिया।
कोशिश ही नहीं करी, कोशिश तो करो। अरे उत्तर आ गया क्या? कौन सा आया? जल्दी करो, जल्दी जल्दी। भाई तो कोशिश तो कर। हाँ, तेरे भी नहीं हुआ। तुमने यूं सोच रहा होगा जिसका प्रश्न वो अपने आप बताएगा, मैं क्यों करूं? कुछ नहीं, तूने ऐसा सोचा होगा कि जिसने प्रश्न दिया वो अपने आप बताएगा। हाँ भाई, चौथा, आप उस बुक के क्वेश्चन कर रहे हो क्या? कितने परसेंट क्वेश्चन सही हो रहे हैं? 70-80% हो रहे हैं ना? ठीक है। पशु परिचर का एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद 5 या 6 तारीख से, या फिर मैक्सिमम 9 तारीख से, 9 तारीख को मंडे, उस दिन से उस बुक के एक एक प्रश्नावली डेली सॉल्यूशन कराऊंगा। तो जो जो क्वेश्चन आपके हैं पहली प्रश्नावली से शुरू करेंगे, पहला टॉपिक पहली प्रश्नावली, तो वो राउंड करते जाना, फिर वो क्यूआर कोड काम करना स्टार्ट कर देंगे। जब तक वो क्लास सॉल्यूशन नहीं होगी तब तक क्यूआर कोड काम नहीं करेगा। इसमें लगभग 2500 क्वेश्चन है, अपने रीजनिंग के पूरे सॉल्यूशन कराऊंगा। अरे सुनो, आंसर देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। अरे नहीं हो रहा ना, तो नहीं हुआ। और तेरे तो हैप्पी बर्थडे आज, तेरे से आज ही पर्सन नहीं हो रहा, तो गलत बात है। हो गया? तूने पहले पढ़ रखा है क्या? ये नहीं करवाते क्या? ठीक है, आगे आंसर आ गया। सुनो भाई, इधर सुनो। हमसे पूछा जे और डॉलर साइन एच का मान, पहले बताओ डॉलर साइन का रिलेशन कहां दिया? तो ये बोला ए डॉलर साइन बी का अर्थ है ए बी के क्या है? पिता। अब पहली चीज सुनना, यहां कौन है? जे और एच, जबकि यहां कौन है? ए और बी। यहां बीच में कौन सा साइन आ गया? डॉलर साइन। यहां भी कौन सा आया? डॉलर साइन। तो तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन को फिर से समझो सिस्टेमेटिक। ये डॉलर साइन किस किस के बीच में है? तो क्या मैं इसको जे और इसको एच, यानी इसको जे और इसको एच बना सकता हूं? अब बताओ क्या बना? जे एच के क्या है? पिता। तो जे पिता हो गए, और किसके पिता हो गए? अब ये लाइन वापस अपने कई काम की नहीं है। अगला साइन कौन सा है? हैच। किसके बीच में? एच और आर। तो एच और आर, ये तो है एच, ये है आर, ये है एच और ये है आर। हमने यहां हैच का साइन पकड़ा, तो यहां पर भी हैच का साइन आना चाहिए। बोलो एच आर का क्या है? भाई। तो एच भाई है किसका? अब ये लाइन अपनी वापस कंप्लीट हो गई है। ये जो क्वेश्चन मिस्टेक हुई थी ना, वो फॉर्मेटिंग और फॉन्ट की वजह से हुई थी। जैसे ये लाइन यहां पर कंप्लीट होनी चाहिए, अगली लाइन आगे आनी चाहिए, एक एक अक्षर उधर है, वो थोड़ा फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम से हुई थी। अब आ जाओ वापस। अब कौन सा साइन है? परसेंटेज। साइन परसेंटेज है, परसेंटेज पे फोकस करें। परसेंटेज यहां पर है ना, ये परसेंटेज किसके बीच में है? इसको बनाओ आर, ये है एन, ये है आर और ये है एन। बोलो आर किसकी मां है? आर मां है। बोलो किसकी? चलो अब ये काम भी कंप्लीट। अब कौन सा साइन आ गया? एंड का साइन आ गया। तो एंड वाली लाइन देखो, ये रही। ये एंड किसके बीच में है? एन और टी। तो ये रहा एन एंड टी
टी और ये रहा एन और टी। एन किसकी बहन है? एन बहन है किसकी? टी की। ये वाला भी कंप्लीट। अब वापस कौन सा साइन आ गया? हैश का साइन आ गया। अगर हैश का साइन आ गया तो वापस देखो हैश का साइन किसके बीच में है? ये तो रहा टी और ये रहा यू, ये रहा टी और ये रहा यू। टी यू का, टी भाई है, बोलो किसका? यू का भाई है। और अब वापस आ गया कौन सा? परसेंटेज। यू और पी के बीच परसेंट यहां है तो यहां है, तो ये तो हो गया यू और पी, ये हो गया यू और पी। यू कौन है? यू मां है, बोलो किसकी? ये। इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तूने इतना टाइम लगाया? नहीं लगाया। अब सुनो, जे एन के नाना है तो एन की मां, मां का भाई मामा, मामा के पापा नाना, ये बात तो सही है। आर पी की नानी है तो पी की मां, मामा, मौसी और नानी। नानी कौन होती है पता है ना? आर पी की नानी है तो पी की मां, पी का मामा, पी की मौसी और पी की नानी। आर यू की मां है, आर मां होनी चाहिए किसकी? यू की मां है। एन पी की बहन है, एन बहन है क्या पी की? क्या है? ये लो। ए उपासना ले रही है बेटी बेटी? टाइम अभी कहां हो गया? अब बताओ ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो? अब सुनना एक चीज और, ये ठीक वैसा ही है जैसा हमारा टाइप नंबर 1 था, बस टाइप नंबर 1 को थोड़ा सा लेंथी बना दिया। अगर ये डायरेक्ट बोल देता, ये वाली लाइन नहीं लिखता, केवल ये इतना ही लिख देता यू पी की मां है, तो ये तो हमने टाइप नंबर 1 में पढ़ा ही था ना, ये तो अलग था ही नहीं। तो ये तो टाइप नंबर 1 में पढ़ा था। ए बी के पिता हैं, ए बी का भाई है, ए बी की बहन है, और ये तो हमने टाइप नंबर 1 में पढ़ रखे हैं सब। तो क्वेश्चन वही है, बस पर्सन को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि तुम्हें टाइम लगे। और ब्लड रिलेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब सुनना, एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये खुद पे लेके करना, कभी पेन टच भी नहीं करना पड़ेगा। ये चौथा टाइप का क्वेश्चन है, खुद पे लेके करोगे, पेन टच नहीं करना पड़ेगा। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा। कहने वाला कौन है? किसके बारे में कह रहा है? इसका पिता, बोलो किसका पिता? कहने वाला कौन? गोपाल। क्या कह रहा है? इसका पिता। किसका पिता? ये रहा गोविंद और गोविंद का पिता। अब कौन है गोविंद का पिता? तो उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है। इंट्रोडक्शन देने वाला कौन? किसके बारे में दे रहा है? गोविंद के बारे में। और क्या कह रहा है? इसका पिता। किसका पिता? गोविंद का। अब आगे आ जाओ शुरू। मेरे पिता। मेरे पिता कौन? कहने वाला कौन है? तो ये गोपाल का पिता। गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र। अब गोपाल कह रहा है कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र। अगर मैं कहूं मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन है, तो कहने वाला खुद है, यही है ना। तो ये कह रहा मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। कौन है मेरे पिता का इकलौता पुत्र? इसके पिता, मतलब ये गोपाल है। गोपाल क्या कह रहा है कि गोविंद के जो पिता है ना, कहने वाला कौन है? इसमें कंफ्यूज मत होना। कहने वाला कौन है? किसके बारे में कह रहा है? कहने वाला कौन है? गोपाल। किसके बारे में कह रहा है? कह रहा है कि इसके जो पिता हैं वो कौन है। तो गोपाल कह रहा है कि मेरे पापा का इकलौता बेटा है। तो बताओ गोपाल के पापा का, कहने वाला कह रहा है कि मेरे पापा का इकलौता बेटा है। अब सुनना, तुम कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए एक लाइन बता रहा हूं, इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो।
मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। कोई भी इंसान अगर बोल के बोलेगा, अगर लड़की बोल रही है कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तब तो लड़की का भाई है। अगर लड़का बोल रहा है कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो वो खुद ही है। बताओ ये लाइन बोली किसने? मतलब इस पूरी लाइन का मतलब है मेरे पिता का इकलौता पुत्र, ऐसा किसने बोला? मतलब गोपाल खुद ही है। इस पूरी लाइन का मतलब ही गोपाल है, इसका पिता गोपाल है। ये रहा, इस पूरी लाइन का ही मतलब यही है। बताओ, गोपाल से किसके साथ? पूछा किसका? तो आंसर गोविंद होगा, गोपाल होगा। जिस प्रश्न में, ऐसे वाले प्रश्न में जिस प्रश्न का उत्तर पिता होगा, उसमें ऑप्शन में पुत्र भी होगा। तो आंसर कौन है? गोविंद। गोविंद क्या है? पुत्र। तो अगला ऑप्शन कौन होगा? ये पक्का होगा, ये इधर ऊपर नीचे हो सकता है पर आंसर में जरूर मिलेंगे। चाचा होगा तो भतीजा भी होगा, पति होगा तो पत्नी भी होगा। ऐसे मान लो अपन लिख देते हैं ए और बी, ये पत्नी है और ये पति है। अगर मैं पूछता हूं ए का बी से क्या रिश्ता है और बी का ए से क्या रिश्ता है, तो सबको पता है ए और बी का रिलेशन तो पति पत्नी है। लेकिन आपकी छोटी सी गलती, यहां का किसके साथ है? तो आंसर पति आएगा। और यहां का किसके साथ है? तो आंसर पत्नी आएगा। मतलब का से मतलब नहीं है, से वाला उत्तर नहीं हो सकता। यहां से किसके साथ है? तो बी आंसर नहीं हो सकता। यहां से किसके साथ है? ए आंसर नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? तो ये अपन को ध्यान रखना था। कोई फोटो खींच रहा तो खींच तो बोले। और सुनना एक चीज और, टाइप तो 4 ही है। इस प्रकार के भले 50% करो चाहे 500 करो, खुद जब तक नहीं करोगे ना, तब तक कंफ्यूजन दूर नहीं होंगे। वरना जिन रिश्ते, तुम लिख रहे हो क्या? चलो लिख दो। वरना इसमें रिश्ते वही बताएंगे जो तुम खुद भी जानते हो। अरे अभी जाना नहीं है। जो आप पूछना चाह रहे हो वो लाइन बोलो। ए का बी से, बी का ए से क्या बताना है, बताओ, लाइन बोलो। हाँ, जिसके साथ में से लगा हुआ है ना, वो उत्तर नहीं होगा, दूसरा वाला होगा। इधर से किसके साथ है? गोपाल के साथ है। गोपाल से गोविंद का, से किसके साथ है? गोपाल के साथ। तो गोपाल उत्तर नहीं होगा। अब दूसरे के साथ का आए कि नहीं आए, कि कुछ भी आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर से किसके साथ है? तो गोपाल उत्तर नहीं होगा। ऐसे भी आ सकता है, गोपाल से गोविंद किस प्रकार संबंधित है, तो का नाम आया ही नहीं, पर से तो आया ना, से वाला उत्तर नहीं होगा। ये ध्यान ही रखना है। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो तुम उत्तर ये भी कर सकते हो। का हो गया? कितने बजे आते हो आप? 10 से टाइम बताइए। अरे लिखा है क्या? जाओगे क्या? एक और कर लेते हैं, एक और। बोर्ड पे ध्यान दो। हाँ, एक व्यक्ति की ओर देखते हुए औरत ने कहा, कहने वाली कौन है? किसके बारे में लिखना नहीं है, किसके बारे में कह रही है? उसके भाई। किसके भाई? कहने वाली औरत है, व्यक्ति के बारे में कह रही है। ये वो व्यक्ति है, इसके भाई का पिता। अब एक चीज और, भाई का पिता खुद का ही पिता हुआ। इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। तो तुम्हारे दादाजी का इकलौता बेटा कौन है? तो सुनना, इसके भाई का पिता। सुनना, अब देखो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करोगे। इसके भाई का पिता, आगे की लाइन एक बार पढ़ो अलग से।
मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। ये बात बोल कौन रहा है? औरत बोल रही है। तो सुनना, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, ये बात किसने बोली? और औरत के दादाजी का इकलौता बेटा कौन है? औरत का पिता। इस लाइन की जगह में लिख सकता हूं औरत का पिता, क्योंकि औरत के दादा का इकलौता बेटा कौन होगा? औरत का पिता होगा। तुम्हारे दादा का इकलौता बेटा कौन है? तुम्हारे पिता। उसके भाई का पिता, औरत कह रही है मेरा पिता है, इसके भाई का पिता मेरा भी पिता है। इसका मतलब है तीनों भाई बहन है। उसके भाई का पिता, जैसे मैं आपको कह दूं कि तुम्हारे भाई का पिता मेरा भी पिता है, बोला हम तो भाई बहन हुए ना। तो क्या बोला? औरत उस व्यक्ति से किसके साथ लगा? तो व्यक्ति उत्तर नहीं होगा। अभी आपने पूछा था ना, जिसके साथ में से लगा वो उत्तर नहीं होगा। उत्तर कौन है? बोलो क्या लगी? ऐसे ही क्वेश्चन इससे थोड़े अच्छे लेवल के अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप जा सकते हो।